बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। 5 चीज़ें इमरान खान साहब के बारे में पूरे पाकिस्तान ने, हत्ता कि उनके बदतरीन मुखालिफिन ने, वो दानिश्वर जो उनके खिलाफ रोज़ाना प्रोपेगेंडा करते थे, वो लोग जो इमरान खान से शदीद नफरत और बुग़्ज़ में मुब्तला थे, उन लोगों ने भी इमरान खान के बारे में 5 चीज़ें तस्लीम की है। इससे पहले कि मैं आपको रूटीन की खबरों की तरफ लेकर जाऊं और डेवलपमेंट्स बताऊं, ये 5 चीज़ें आपको बताना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ 1 मिनट में आपको बताऊंगा कि वो कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं जो इमरान खान के बदतरीन मुखालिफिन ने भी आज के दिन तक इमरान खान के हवाले से तस्लीम कर ली है। नंबर 1, इमरान खान को तोड़ा नहीं जा सका और ना तोड़ा जा सकेगा। नंबर 2, इमरान खान डील नहीं कर रहा और इसके ऊपर वो बिल्कुल आमादा नहीं है। नंबर 3, अवाम में इमरान खान की मकबूलियत आज भी सबसे ज्यादा है। नंबर 4, इमरान खान पर बनाए गए केसेस ज्यादती पर मबनी है, उसके साथ जुल्म हुआ है। नंबर 5, इमरान खान के बगैर अब इस निज़ाम ने नहीं चलना। ये 5 चीजें इमरान खान के बदतरीन मुखालिफिन भी तस्लीम कर चुके हैं और इससे बड़ी फतह किसी भी सियासी लीडर के लिए नहीं हो सकती कि निज़ाम उसके बगैर चल नहीं सकता। तमाम इल्ज़ामात उसके ऊपर उसके मुखालिफिन भी कह रहे हैं कि गलत है और झूठे हैं। अवाम में उसकी मकबूलियत सबसे ज़्यादा है। वो बंदा किसी सूरत भी डील करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, मुज़ाकरात करता है। इमरान खान जब गिरफ्तार हुए 2023 में, तो अपनी गिरफ्तारी से पहले उन्होंने अदालत में बैठ के इन सवालात के जवाब दिए थे और बार बार वो ये कहते रहते कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं, लेकिन अपने लिए नहीं, अपने मुल्क के लिए। और फिर आखिरी चीज़ ये कि इमरान खान को तोड़ा नहीं जा सका। वो पाकिस्तान की तारीख का एक सख्त तरीन सियासतदान साबित हुआ है। बाकी सारे सियासतदान जेल में जाने के बाद बदल जाते हैं, उनके बयानात बदल जाते हैं। जेल से बाहर आने के बाद लंबे लंबे अरसे तक वो चुप रहते हैं। हत्ता कि उनके रिश्तेदारों के ट्विटर अकाउंट, उनकी पॉलिटिकल पार्टी की जितनी पॉलिटिक्स है वो बदल जाती है। जो बंदा भी जेल में जाता है वो अपनी पार्टी को कहता है हाथ हौला रखो। ये पाकिस्तान की रवायत है। आप गौर करें, नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो PMLN ने हाथ हौला कर दिया था। जरदारी साहब मुश्किल में आते हैं तो पीपल्स पार्टी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के मामलात में या हुकूमत के मामलात में अपना हाथ हौला कर देती है। इधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उल्टी गंगा बह रही है। जेल में बैठा हुआ आदमी कहता है तुन के रखो, जेल में बैठा हुआ आदमी कहता है चढ़ जाओ, जेल में बैठा हुआ आदमी कहता है कि अग्रेसिव हो जाओ, मेरी परवाह ना करो तुम, खैर है मैं जेल में हूं, कोई मसला नहीं। 500 दिन रखा हुआ, 500 साल भी रखे, परवाह नहीं है। तो ये उल्टी गंगा बह रही है। पहली दफा एक ऐसा आदमी जेल में गया है जो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को कहता है कि तुम डिफेंसिव क्यों हो, जो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को कहता है कि तुम घबराए हुए डरे हुए क्यों हो, और भाई मैं जेल में हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें क्यों फर्क पड़ता है। हालांकि जितने लीडर भी जेल में जाते हैं वो अपनी पार्टी को कहते हैं पहले मुझे बाहर निकालो, उसके बाद फिर देखेंगे अटैक कैसे करना है। अभी फिलहाल सारे नरम हो जाओ। मरियम का ट्विटर बंद हो गया, फलाने का बंद हो गया, सारों ने बोलना बंद कर दिया, जबान से बोलने से इनकार कर देते हैं। किसी किस्म का कोई स्टेटमेंट अखबारात में ढूंढ के भी इनकी एक कॉलम की खबर नहीं मिलती। उधर इमरान खान साहब जो है वो रोजाना अपनी पार्टी को एक ही बात कहते हैं कि मेरी परवाह मत करो, चढ़ जाओ। तो तोड़ा भी नहीं जा सका। अब आ जाए नाज़रीन खबरों की तरफ। तो जियो ने जो एक काम डाला था वो दोबारा डल गया। हुआ यह है कि जियो वाले दोबारा बैठे, उन्होंने कैलकुलेशन की कि इसमें नुकसान ज्यादा है या बेइज्जती ज्यादा है। तो उन्हें यह पता चला कि बेइज्जती बहुत टका के हो गई है और हमारी पूरी की पूरी क्रेडिबिलिटी बढ़ गई है, क्योंकि हमने डोनाल्ड ट्रंप की जो कैबिनेट है उसके एक बड़े अहम रुकन के खिलाफ एक तज़हीक आमेज खबर तो लगाई। अब अमेरिका में उसको बुराई की नजर से नहीं देखा जाता। अमेरिका में उसको ऐसे देखा जाता है हम जिन्स परस्ती, यानी ये एक खास सोच है। वो लोग कहते हैं जी ठीक है, इसकी ये सोच है, उसकी वो सोच है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पाकिस्तान में इसको तज़हीक समझा जाता है, आदमी को डिग्रेड करने के लिए कहा जाता है। तो जब उनको ये बताया गया जनाब टर्नल ए हो गया, तो उसने मौके पे जवाब दिया। अब उसके जवाब के बाद जियो जो है वो घबरा गया था। फिर जियो के मालिकों ने जियो की अच्छी बड़ी क्लास ली और उस क्लास के बाद डेफिनेटली यही हुआ होगा। और उसके बाद जो हुआ वो ये हुआ कि फौरी तौर पर जियो ने खबर डिलीट कर दी, जियो ने खबर तब्दील कर दी, सारा कुछ कर दिया। लेकिन फिर दोबारा से एक मीटिंग के नतीजे में फैसला हुआ कि नहीं, इज्जत जो है वो बिल्कुल ही तबाह हो गई है, चौक में नंगे हो गए, लिहाजा थोड़ी सी इज्जत बहाल की जाए। तो उन्होंने फिर दोबारा वो खबर लगाई, लेकिन अब गौर करके लगाई है और थोड़ी सी नरम करके लगाई है। तो जियो दोबारा से उसी ट्रैक के ऊपर आया। देखते हैं इसका रद्देमल क्या आता है। लेकिन एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है कि जो इसी बहाने कम से कम ये पता चल गया कि डोनाल्ड ट्रंप की जो आने वाली कैबिनेट है वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचती है। यानी अमेरिका से कोई मुदाखलत अगर पाकिस्तान में हो तो मैं उसका सबसे बड़ा मुखालिफ होऊंगा। अगर वो ये कहे पाकिस्तान में इसकी हुकूमत गिराओ और इसकी हुकूमत बनाओ, मैं सबसे बड़ा मुखालिफ होऊंगा। वो कहे फलां बंदे को छोड़ो और फलां बंदे को गिरफ्तार करो, तो मैं उसका मुखालिफ होऊंगा। लेकिन अगर वो ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात कर रहे हैं तो वो पूरी दुनिया में करते हैं। हम भी बात करते हैं शाम के ऊपर, हम बात करते हैं कश्मीर के ऊपर, हम बात करते हैं फलस्तीन के ऊपर, हम बात करते हैं दुनिया में जहां जहां जुल्म होता है। इवन जॉर्ज फ्लॉयड का वाकया जब अमेरिका में हुआ था तो मैंने उसके ऊपर भी लॉक किया था। अगर अमेरिका में भी जुल्म होता है तो हम उसके ऊपर बात करते हैं और उसको कंडेम करते हैं।
इसी तरह उनका भी ये राइट है कि अगर यहां पे कुछ गलत हो रहा है तो वो उसको कंडेम करें, लेकिन एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में हुकूमतें बनाने और बिगाड़ने में और उनके फैसलों में जो है वो हम गुलामी या आका की एक सोच जो है उसको पैदा नहीं कर सकते, और उसके मैं खिलाफ हूं और आप सब भी उसके खिलाफ है। अब यहां पे जो है वो जो बाइडन की इंतजामिया ने पाकिस्तान में होने वाली हर किस्म की नाइंसाफियों के ऊपर एक मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की। ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो आने वाली इंतजामिया है वो पाकिस्तान में होने वाली इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों, आज़ादी इजहार राय के ऊपर हमलों और जो जमहूरी आज़ादियां हैं उन सब के ऊपर जितनी तबाही पाकिस्तान में फेरी जा रही है, ऐसा लगता है कि वो उसके ऊपर मुजरिमाना खामोशी इख्तियार नहीं करेंगे। और यही अमेरिका की पॉलिसी है और यही पॉलिसी सारी दुनिया की होनी चाहिए। बहरहाल अब देखते हैं, लेकिन ये चीज़ क्लियर हो गई है कि अमेरिका की आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन की सोच क्या है। और याद रखिएगा कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, अगर आप इम्कानात की बात करें तो 95% तक इम्कानात हैं कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अपना पिछला ट्रैक नहीं छोड़ेगी और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के ट्रैक के ऊपर ही चलेगी, क्योंकि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट आइसोलेट नहीं रह सकती मगरबी दुनिया से। इनकी सारा का सारा इन्हिसार जो है इकोनॉमी से लेकर दिफा तक और ट्रेनिंग से लेकर बेशुमार चीज़ों तक, यानी हमारे जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं या हमारी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या हमारे जितने सियासतदान हैं वो सब चाइना या रशिया में जाकर नहीं रहते, बाद में ये सारे जाते भी मगरबी ममालिक में, इनके बच्चे भी वहीं पढ़ते हैं, तो इनका फ्यूचर वहीं पे वाबस्ता है, घूमने फिरने भी वहीं पे जाते हैं, उन्हीं की जबान जानते हैं। पाकिस्तान में चाइनीज या रशियन नहीं सिखाई जाती, पाकिस्तान में अंग्रेजी सिखाई जाती है जो अमेरिका और यूरोप की जबान है, वहां पर ज़्यादा बोली जाती है। लिहाजा जो है वो उनको इनकार करना पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के लिए नामुमकिन में से है। अब तक तो कभी वो इनकार कर नहीं पाए, देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। अगली खबर जो है इमरान खान और मुज़ाकरात के हवाले से है। चंद चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूं कि हुकूमत मुज़ाकरात से क्यों भाग रही है। हुकूमत को इस बात का आइडिया है कि अगर मुज़ाकरात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ शुरू हुए तो चंद चीज़ें ऐसी हो जाएंगी जो किसी कंक्लूजन की तरफ जाएंगी, और उन तमाम चीज़ों में हुकूमत की सियासी मौत है। सियासी मौत तो हो चुकी है, इक़्तिदार भी खत्म हो जाएगा, तो फिर लंबे अरसे तक ये हर चीज़ से बेदखल हो जाएंगे। नंबर एक, इलेक्शन मैंडेट के ऊपर बात करनी पड़ेगी, और ये पूरा पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया कहती है कि जाली मैंडेट है। ये जिस जगह पे जोन सा हल्का खोलेंगे वहां पे गंद पड़ जाएगा और वहां पे हुकूमत फारिग हो जाएगी। लिहाजा वो कैसे मुज़ाकरात में बैठे, साफ चोरी की हुई है, चोरी का माल सामने पड़ा हुआ है। नंबर दो, 9 मई और 26 नवंबर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इंक्वायरी मांगेगी। अब इसकी अगर रियल इंक्वायरी होती है, सीसीटीवी फुटेज आती है, तो हुकूमत का सारा बयानिया ही बढ़ जाएगा और 26 नवंबर में बहुत सारे लोगों के गले में फंदा फिट हो जाएगा। नंबर 3, जुडिशरी की आज़ादी और बहाली का तकाजा करेगी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मुज़ाकरात के नतीजे में। अब इसमें जो है वो अदलिया भी शामिल हो जाएगी, इसमें जो है वो वकला भी शामिल हो जाएंगे, तो यहां पे एक हुकूमत के लिए और प्रॉब्लम आ जाएगी। नंबर 4, जाली मुकदमात और जो हजारों गिरफ्तारियां हुई हैं, हुकूमत के पास इनका कोई जवाब और जवाब नहीं है। इद्दत वाला केस भी कर दिया, बहुत सारी ज्यादतियां इमरान खान के साथ हुई हैं। अगर वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ के साथ भी हुई, तो देखिए नवाज शरीफ के ऊपर 1-2 केस बने, आज तक वो जवाब नहीं दे सके। इमरान खान के ऊपर कोई 200 केस बने, ये पाकिस्तान की तारीख का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड लग गया इस मामले में। तो फिर एक नए इलेक्शन का तकाजा किया जाएगा, क्योंकि मुज़ाकरात महदूद रहेंगे नहीं। इसमें एक खबर आई है और रऊफ हसन साहब ने यह दावा किया है कि इमरान खान साहब ने फजलुर रहमान से, महमूद खान अचकजई से और अख्तर मेंगल से भी मिलने का मुतालबा किया है। जीडीए का इमरान खान के साथ पहले इत्तेहाद है, उसके अलावा जो एक अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं उनके साथ अलग इत्तेहाद है, फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ अलग है। तो ये 6-7 जमातें जब बैठेंगी इकट्ठी तो ये भी मुज़ाकरात का हिस्सा बनेगी। तो डिमांड आएगी उस वक्त नए इंतखाबात की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बिलावल को वज़ीर आज़म बनाना चाहती है। अगर इस सेटअप में सिर्फ एक ही चांस रह जाएगा पीएमएलएन के पास कि वो बिलावल को बतौर वज़ीर आज़म कबूल कर लें। अच्छा, ये इसमें इनकी सियासी मौत है। अगर बिलावल को वज़ीर आज़म कबूल कर लेंगे तब तो ये सेटअप चल जाएगा। अगर बिलावल को वज़ीर आज़म कबूल नहीं करेंगे तो पीपल्स पार्टी भी एक वक्त आएगा कहेगी नए इलेक्शन में चले जाते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी सिंध में कुछ ना कुछ करके कोशिश करेगी, कोई गेम डाल ले, कुछ ना कुछ करके इत्तेहादी लेके ये वो करके सिंध में हुकूमत बनाने की वो कोशिश करेंगे। हालांकि अब उनके वहां पे भी इम्कानात जितना वक्त गुजरता जा रहा है उतना कम होते चले जा रहे हैं। तो नए इलेक्शन का तकादा बड़े जोरदार तरीके से आ सकता है। मखसूस नशस्तें देनी पड़ जाएंगी, इसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अमल करना पड़ेगा, सियासी हुकूक देने पड़ेंगे। यानी इमरान खान साहब को आप कम से कम ये तो आप अलाउ करेंगे ना, जाएं जलसा कर ले मीनार पाकिस्तान पे, ये तो आप अलाउ करेंगे ना कि जाएं जाके आपकी पार्टी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी करना चाहती है यू आर अलाउड। जैसे पीएमएलएन एक पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे पीपल्स पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ऐसे ही पीटीआई भी एक पॉलिटिकल पार्टी है। अगर बाकी अपनी अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं तो व्हाई नॉट पीटीआई। तो पीटीआई के जब जलसे और जुलूस होंगे तो हुकूमत का तो कबाड़ा हो जाएगा, तो इस वजह से भी वो डरते हैं। फिर एक और चीज है कि इमरान खान को बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि उनको अंदर रखने का जवाब कोई नहीं है। नून लीग खुद ये कहती है कि इमरान खान देखिए एक ऐसा मुजरिम है जिसने जुर्म नहीं किए हुए, लेकिन नवाज शरीफ भी था इसलिए इमरान खान भी है। अब ये नवाज शरीफ के ऊपर जो हुआ वो तो आज तक मियां साहब ने जवाब दिए नहीं है। चलिए अगर आप फर्ज कर दें कि वो बेगुनाह भी थे, तो क्या ये इस बात की जस्टिफिकेशन है कि इमरान खान को भी बेगुनाह अंदर रखा जाए और इमरान खान साहब को फिर अंदर नहीं रख
पाएंगे, उनको छोड़ना पड़ेगा। और उनको छोड़ना जो है वो आपको पता है इस वक्त वो क्या है, इमरान खान का खुमैनी से बड़ा इस्तकबाल हो सकता है। और अगर इतना बड़ा इस्तकबाल हो गया तो मुल्क की सारी सियासत उनके हाथ में, उनकी मुट्ठी में आ जाएगी। फिर एक और चीज है कि मुज़ाकरात शुरू होते ही एस्टेब्लिशमेंट अपनी जान छुड़ा लेगी, इसका इम्कान भी है, क्योंकि वो पहले ही काफी नुकसान उठा चुके हैं। एस्टेब्लिशमेंट जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है खासतौर पर पाकिस्तान की, वो पब्लिक में और उनमें कभी इतनी दूरियां हुई नहीं। और ये रिटायर फौजी अपने मुंह से कहते हैं, और जो इस वक्त सर्विंग फौजी हैं वो अगर हमारे से रब्ता करते हैं जाती हैसियत में, तो वो भी कहते हैं कि मजा नहीं आ रहा। यानी इस जॉब के अंदर हमने जो मकबूलियत और जो पब्लिक के साथ एक प्यार और मोहब्बत देखा, वो गिलों और शिकवों में तब्दील हो गया गुज़िश्ता 2-2.5 साल के अंदर, और उसका उनको दुख है। अब इधर जो मिलिट्री के ज़ेरे निगरानी चलने वाले सनती इदारे हैं, उनके बाइकआउट ने भी एक अलग परेशानी पैदा की हुई है। वहां पर रोजाना तस्वीर लग रही है कि चीज़ों की कीमतें कम की जा रही हैं, फिर भी वो नहीं बिक रही। मामला ये है कि ये बहुत सारी आइटम ऐसी होती है, इनकी एक शेल्फ लाइफ होती है। यदि वो शेल्फ में पड़ी है तो उनकी एक लाइफ है कि इतने दिनों के बाद उन्होंने एक्सपायर हो जाना, जाया हो जाना, तो तब तक वो चीजें बिक जाती थी। प्रोडक्शन इसी पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। लेकिन ये बीच में बाइकआउट आ गई तो बेशुमार प्रोडक्शन जो है वो उनकी शेल्फ लाइफ जो है वो खत्म हो रही है, तो इसलिए उनको फटाफट निकालना पड़ रहा है, एक के साथ एक फ्री कर दें या कोई चीज सस्ती कर दें। तो वो मार्केटिंग टैक्टिसेस हैं वो अपना कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद चीजें नहीं बिक रही। अच्छा, इसका जो सबसे बड़ा डैमेज है, ये कोई इतना बड़ा माली नुकसान नहीं होगा, लेकिन असल जो नुकसान है वो ये है कि जो एक ब्रांड की वैल्यू है ना वो खत्म हो जाए तो फिर कुछ पल्ले नहीं रहता। मिसाल के तौर पे बहुत सारे मार्केट में और ब्रांड हैं, एक ब्रांड को अपने आप को पब्लिक की नजरों में एक्सेप्ट करवाने में, उनको आदत डालने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन अगर लोग उसको छोड़ के दूसरे की आदत डाल लें तो उस ब्रांड का नाकाबिले तलाफी नुकसान हो जाता है। तो ये जो ब्रांड वैल्यू है ना, ये बड़ी खौफनाक चीज है, और ये इसको प्रॉब्लम हो रहा है। और एक चीज और है कि अगर सियासतदान मिल जाएंगे तो फिलहाल एस्टेब्लिशमेंट जान छुड़वा लेगी, लेकिन क्या ये एक हकीकत बन जाएगी कि एस्टेब्लिशमेंट सियासत से दूर हो जाएगी? इसके बारे में अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते। नाज़रीन, एक खबर और है, और ये फैक्ट है, और ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, लेकिन आप बहुत महंगी बिजली खरीदने पर मजबूर हैं। पाकिस्तान में बिजली जिस कीमत पर आप खरीद रहे हैं, ये पाकिस्तान में इस कीमत पर बन नहीं रही। आप उस बिजली की कीमत दे रहे हैं जिसे आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, और जो बिजली पैदा भी नहीं हो रही। मैं आपको फिर बता देता हूं, गुज़िश्ता साल का डाटा है, गौहर एजाज साहब सामने लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि हजारों मेगावाट बिजली के पैसे आवाम से लिए जाने का इंकशाफ हो रहा है। हम 43,000 मेगावाट बिजली बना रहे हैं। अगर नहीं भी बना रहे ना, फर्ज करें हम 15,000 मेगावाट बना रहे हैं, लेकिन पैसे हम 43,000 के ही दे रहे हैं, क्योंकि हमने मुआहदे ऐसे किए हुए हैं जिनमें हमें कैपेसिटी पेमेंट पे करनी पड़ेगी। और ये किया किसने था? कमीशनों के चक्कर में शरीफ खानदान ने ये धड़ाधड़ मंसूबे लगाए थे। मैंने आपको बड़ी आसान मसालों के साथ इसको समझाया था। तो हम 43,000 मेगावाट के पैसे दे रहे हैं, और पिछले साल जो हमारा इस्तेमाल था वो 12,000 मेगावाट था। 12,000 मेगावाट था, यानी हम लगभग जितनी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं उससे दुगना और 3 गुना इतने पैसे हम उसके पे कर रहे हैं। यानी हम 30,000 मेगावाट उस बिजली के पैसे पे कर रहे हैं जो हमने कभी इस्तेमाल ही नहीं की। और ये सैकड़ों अरब जो ले लेते हैं सारिफीन से, उससे हुकूमत को लगता है कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा, एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ जरा आप इनका इंसाफ देखें कि आम आदमी को ये मारते हैं, उसको जलील करते हैं, और खुद मुफ्त की बिजली इस्तेमाल करते हैं। इनके लिए मुफ्त यूनिट होते हैं अरकान असेंबली के लिए, इन लोगों के लिए, सरकारी लोगों के लिए। अब जरा आप ये देखें कि पंजाब असेंबली में इन्होंने अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली हैं। ये जरा खबर आप सुनेंगे तो आपको तकलीफ होगी, आपको गुस्सा आएगा कि आम आदमी की हालत इन्होंने क्या कर दी। उसकी आमदन बढ़ी नहीं और महंगाई उठाकर आसमानों पर ले गए हैं, और इनको खुद एहसास है कि जनाब हमारा गुजारा नहीं होता इतनी महंगाई में, तो हमें अपनी तनख्वाहें बढ़ानी है। तनख्वाहें इन्होंने कितनी बढ़ाई हैं जरा ये आप देख लेंगे। 5 गुना से लेकर 10 गुना तक इन्होंने पंजाब असेंबली में तनख्वाहों में इजाफा कर दिया है। अब रुकन असेंबली की जो तनख्वाह जो 76,000 रुपए थी वो बढ़ाकर 4.5 लाख रुपए कर दी है। 76,000 से 4.5 लाख रुपए, 5-6 गुना कीमत बढ़ा दी, तनख्वाह बढ़ा दी इन्होंने एक एमपीए की। और वजीरों की तनख्वाह कितनी बढ़ाई है? वजीर की जो तनख्वाह होती थी इससे पहले वो 1 लाख रुपए थी, और अब मंजूरी के बाद 9,60,000 रुपए कर दी गई है। इकट्ठी 10 गुना बढ़ा दी है। इसी तरह स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह जो है वो भी 1 लाख, 1.25 लाख से बढ़ाकर 9.5 लाख तक पहुंचा दी गई है। आप अंदाजा करें अपनी तनख्वाहें ये कैसे बढ़ाते हैं। ये बेशर्मी और ढिठाई है इनकी, और आम आदमी का इनको परवाही नहीं है। और स्टेटमेंट आप चेक करें, आप हैरान हो जाएंगे कि इनकी सोच कैसी है, कैसी घटिया और गंदी और गलीज सोच है इनकी, कि आप पंजाब की वजीर इत्तलात का स्टेटमेंट देखें, आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे कि तनख्वाह के इजाफे को वो किस तरह कह रही है। 1,90,000 मुझे तनख्वाह मिलती है, इसमें अगर कोई नॉर्मल जिंदगी गुजार सकता है तो बताएं। इधर लोगों को 30,000 रुपया नहीं मिलता, 35,000 रुपया नहीं मिलता, वो बेचारे जिंदगी गुजार रहे हैं सिसक सिसक के। इस बीबी की 1,90,000 रुपए में इसका गुजारा नहीं हो रहा। हालांकि गाड़ियां इसको मुफ्त मिली हैं, प्रोटोकॉल इसको मुफ्त मिला है, टीएडीए इसको अलग मिलता है, बिजली इसको अलग मिलती है, घर इसको अलग मिला हुआ है,
हर चीज इसको अवेलेबल है, सारे खर्चे इसके उठाए जाते हैं, पेट्रोल इसको मुफ्त मिलता है, फिर भी इसका 1,90,000 में इस बीबी का गुजारा नहीं होता। अब आप अंदाजा कर लें, ये वो मुल्क है जहां पे गरीब आदमी के लिए बिजली भी उसको पैसे देने पड़ेंगे, गैस का भी उसको बिल देना पड़ेगा, घर का भी उसको किराया देना पड़ेगा, बच्चों की भी उसको फीसें देनी पड़ेंगी, दवाई भी उसको खरीद कर लानी पड़ेगी, हर चीज का प्रोटोकॉल उसको अवेलेबल नहीं होगा। वो जहां ट्रेवल करेगा उसको खर्च करके ट्रेवल करना पड़ेगा, पेट्रोल जब वो खरीदेगा तो अपने पैसों से खरीदेगा। हर चीज पे करने के बावजूद कोई टीएडीए उसके लिए नहीं है, वो बेचारा 30-40 हजार में गुजारा करता है, और इस बीबी का 1,90,000 में गुजारा नहीं हो रहा। और अब ये टिला मुंह करके कह रहे हैं कि जनाब हमें 9.5 लाख रुपए से ऊपर तनख्वाह चाहिए, और मिल भी गई इनको। ये जनाब इनकी प्रायोरिटीज है और ये आपके सामने है। नाज़रीन, 2 केसेस हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फौरी तौर पे करने चाहिए। एक तो अली मोहम्मद खान साहब ने बड़ी अच्छी ऑफर की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को कौमी असेंबली में खड़े होकर, और ये बड़ी अली मोहम्मद खान साहब जो है ना, वो जो उन्होंने बात की ये लॉजिकल है। उन्होंने कहा जी ठीक है, आप कहते हैं हमारा कोई शहीद नहीं हुआ। उन्होंने कहा आए, मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को अपने साथ लेकर जाता हूं और शोहदा के घर ले जाकर मिलवाता हूं जो लोग वहां पे शहीद हुए डी चौक में। अच्छा, एक बात इमरान खान साहब ने भी की है और एक बात ऐनी शाहिदीन भी वहां पे कर रहे हैं, खसूसन अहमद फरहाद साहब ने इस बात को बहुत उठाया। बात यह है कि जितने लोग डी चौक में उस दिन कत्ल हुए, या ये जो 12 लाशें अब तक सामने आई हैं, ये 12 की 12 लाशें वो हैं जो अंधेरा होने से पहले कत्ल हुए थे, और असल फायरिंग हुई है अंधेरा होने के बाद। तो अंधेरा होने के बाद जो अंधाधुंध फायरिंग हुई है, वो गोलियां किसको लगी, कितने लोगों को लगी, उनकी लाशें अगर हैं तो कहां हैं, जो लापता अफराद हैं वो जिंदा हैं या नहीं है, इस बारे में एक बहुत बड़े सवालात का जत्था मौजूद है जिनका जवाब अभी तक नहीं आ रहा। और रात वाले लोग कहां गए किसी को कुछ पता नहीं है। हाँ, जख्मी जरूर अस्पतालों में पहुंचे थे, लेकिन जितने लोगों की लाशें आई, इमरान खान ने भी ये क्लेम किया और कुछ और लोग भी कह रहे हैं, तो दिन के वक्त ज्यादा लोग जो है वो इनमें से शहीद हुए थे। अब इमरान खान साहब को 2 केसेस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फौरी तौर पर 2 केसेस अदालत में लेकर जाने चाहिए। नंबर 1 ये कि जनरल बाजवा के एहतसाब का मामला अदालत में ले जाना चाहिए, क्योंकि जनरल फैज पे केस हो रहा है तो जनरल बाजवा पे भी होना चाहिए। अब ये मुतालबात सारी जमातों के सामने आ रहे हैं। देखिए ना, सबने इस बात की गवाही दी है कि पाकिस्तान में जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था उसमें जनरल बाजवा का किरदार था, और जनरल बाजवा ने सारी जमातों को बुलाकर, डराकर, धमकाकर रजीम चेंज ऑपरेशन के लिए माहौल पैदा करके दिया था। अब इसमें फजलुर रहमान साहब की गवाही आ गई है, इसमें गवाही आ गई है एएनपी की, फैसल वाडा की, मियां जवेद लतीफ की, शाहिद खाकान अब्बासी की, अमीर हैदर खान होती की, और बहुत सारे लोगों की गवाहियां इसके अंदर शामिल हो चुकी हैं। अब जब इतने सारे गवाह हैं, इसमें जो है वो भी मेंगल साहब ने भी, अख्तर मेंगल साहब भी है, और बहुत सारे, ये इतने सारे गवाह हो गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस करना चाहिए, इन सबको फरीक बुला के बुलाना चाहिए कि जनरल बाजवा हुकूमत क्यों गिराना चाहता था और वो सियासत में रोल प्ले क्यों कर रहा था। तो ये बहुत जरूरी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को ये करना चाहिए। नंबर 2, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रावलपिंडी के जो 13 लोग हैं जिन्हें जाली फार्म 47 की मदद से हराया गया, उन 13 के 13 लोगों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाकर जो कमिश्नर रावलपिंडी है उसको वहां पर तलब करवाना चाहिए कि कमिश्नर रावलपिंडी को, क्योंकि अब कादी फायदा तो है नहीं, वहां पे एक नए चीफ जस्टिस है, तो वो तलब करवाएं कमिश्नर रावलपिंडी को, जनाब उसको बुलाएं। वो किधर गया, उसने एक स्टेटमेंट दिया था कि हम सबको उसने जाली तरीके से हराया है, उसको बुलाएं और बुलाकर उसको पूछें। ये 2 चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फौरी तौर पे करनी चाहिए, और ये करने से ही वो इंसाफ की तरफ एक कदम और आगे बढ़ सकते हैं। और खबरें शेयर करते हैं अगले वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल